दुनिया के किसी भी लोक कथाओं को देखें तो उनमें भले ही पौराणिक जीवों में हमें ज्यादा समानताएं देखने को नहीं मिलती, पर नर्क ऐसी जगह है जिसका जिक्र दुनिया के सभी लोक कथाओं में हुआ है। और नर्क को लेकर ऐसी अवधारणा है कि वो स्थल एक अलग ही डायमेंशन में स्थित जगह है जहां जीते जी किसी का पहुंच पाना नामुमकिन है, और यदि कोई किसी तरह वहां पहुंच जाए तो वहां से निकल पाना तो असंभव है। पर मॉन्स्टर के मल्टीवर्स में एक ऐसा भी गॉडजिला है जिसने इस असंभव को भी संभव कर दिखलाया, और नर्क से निकल जाने के कारण हम इसे हेल गॉडजिला के नाम से भी जानते हैं। पर नर्क से भी बचकर निकलने वाला गॉडजिला क्या खुद को बचा पाएगा धरती को भी बर्फ का गोला बनाने वाली टाइटनस सीमू से, या टाइटनस सीमू के लिए ये खुद एक खतरा है? आइए जानते हैं इन सवाल के जवाबों को आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उम्मीद है वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा। अगर बात करें हेल गॉडजिला की, तो इस गॉडजिला का जिक्र गॉडजिला इन हेल नामक कॉमिक्स में हो चुका है। कॉमिक्स के मुताबिक इस गॉडजिला ने हेल में रहकर ऐसे कई मॉन्स्टर को मौत का घाट उतार दिया था जिसमें पूरी धरती को नष्ट करने जितनी ताकत मौजूद थी। सभी गॉडजिला से अलग इस गॉडजिला को अलग बनाती है इसकी अनोखी ताकत और ना मरने की कसम। हेल से बाहर निकलने की जिद और उसे पूरा करने की हिम्मत ये बताती है कि ये एक बार जो चाहे उसे ये पूरा करके ही रहता है। क्योंकि अंडरवर्ल्ड में काफी सारे शक्तिशाली दानव थे, पर वे अंडरवर्ल्ड से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन काफी कम वक्त में हेल गॉडजिला वहां से बाहर आ निकलता है। बात करें हेल गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है, इसलिए सामने चाहे जो कोई भी हो ये किसी से नहीं डरता। और जब ये पहली बार हेल में उतरता है तब इसका सामना न्यूक्लियर रिएक्टर डीमन से होता है। वैसे तो ये डीमन काफी शक्तिशाली था, पर हेल गॉडजिला इसका अस्तित्व अपने पैरों तले रौंदकर मिटा देता है। साथ ही भयावह डॉपलगैंगर डीमन भी जब हेल गॉडजिला को पूरी तरह से जकड़ लेता है तब गॉडजिला उसे अपने एटॉमिक ब्रीथ का परिचय करवाता है। बात करें इस मॉन्स्टर के ड्यूरेबिलिटी की, तो अनंत गहराइयों में स्थित नर्क में गिरने के बावजूद भी इसे एक खरोच तक नहीं आती। जब किंग गिदोरा इस गॉडजिला को काफी ऊंचाई से टावर के ऊपर फेंक देता है तब टावर का ऊपरी हिस्सा गॉडजिला को चीरते हुए इसके सीने से बाहर निकल जाता है। इसके बावजूद भी इस गॉडजिला को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि स्पेस गॉडजिला की कोरोना बीम ने भी गॉडजिला इन हेल को जलाकर रख दिया था। उसके बावजूद भी गॉडजिला खुद को संभाल लेता है, पर इसकी रीजनरेशन की पावर तो हमें तब देखने को मिली जब इशू नंबर 5 में हेल बैट्स गॉडजिला पर टूट पड़ते हैं और गॉडजिला को लगभग पूरी तरह से खा जाते हैं। तब भी अपने बचे हुए कंकालों की मदद से हेल गॉडजिला खुद को जिंदा कर लेता है। यहाँ तक कि डेस्ट्रोया से हुई बैटल में गॉडजिला का सिर काट कर अलग कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी ये खुद को रीजनरेट कर लेता है। दूसरे गॉडजिला से भी ज्यादा शक्तिशाली इसकी एटॉमिक ब्रीथ इस हद तक पावरफुल होती है जिसके सामने रोडेन, एंगिरस और स्पेस गॉडजिला भी टिक नहीं पाते। यहाँ तक कि इसके एटॉमिक ब्रीथ ने किंग गिदोरा के ग्रेविटी बीम और डेस्ट्रोया के माइक्रो ऑक्सीजन बीम को एक साथ ओवरपावर किया है। लेकिन इस गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्स की बात ही अलग है, क्योंकि जब डॉपलगैंगर डीमंस के टेंटिकल्स को बारंबार काटने के बावजूद भी ये पुनः निकल आ रहे थे, तब हेल गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पल्स से रूप बदलने वाले इस दानव को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और जब काफी सारे हेल बैट्स गॉडजिला को नर्क से निकलने से रोक रहे थे, तब गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पल्स से अपने रास्ते के सभी कांटों को पल भर में हटा देते हैं। इस गॉडजिला की हीट स्पाइरल रे भी लाजवाब की मानी जाती है, क्योंकि इसने अपने मुंह में घुस रहे सभी हेल बैट्स को अपने स्पाइरल रे की गर्मी से मार डाला था। पर हेल गॉडजिला की शक्तियां बस यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके पास है एनर्जी और रेडिएशन मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, सेल्फ सस्टेनेंस, यानी ये बिना कुछ खाए पिए कितनों दिनों तक भी जीवित रह सकता है, पोजेशन, स्मोक मैनिपुलेशन, स्टेल्थ मास्टरी, अटैक रिफ्लेक्शन, माइंड मैनिपुलेशन, ड्वार्फ स्टार लेवल अटैक पोटेंसी, हाइपरसोनिक स्पीड, आउटवर्सल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी तथा स्टेमिना, नेचुरल वेपन्स जैसे कि इसके शार्प क्लोज, टीथ और टेल, कमाल की इंटेलिजेंस और बैटल आईक्यू, और सबसे लास्ट इसकी एंजेलिक पावर जो इसे अमर बनाए रखती है। लेकिन एक बार ये नॉर्मल हीट स्पाइरल रे के जगह एंजेलिक हीट स्पाइरल रे को यूज कर ले तो पूरा प्लेनेट तो नष्ट होगा ही, लेकिन हेल गॉडजिला अपनी एंजेलिक पावर्स खो देगा, जो इसकी एकमात्र सबसे बड़ी कमजोरी है।
इसलिए हेल गॉडजिला अपनी इस खतरनाक पावर का इस्तेमाल कभी भी नहीं करता। अब अगर बात करें टाइटनो सीमू की, तो इसे एंसेस्टर टाइटन, एंशियंट टाइटन तथा मदर ऑफ ऑल टाइटन के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 532 फीट ऊंचाई तथा पूंछ सहित लगभग 1200 फीट लंबाई के साथ ये मॉन्स्टर वर्स की सबसे बड़ी टाइटन है तथा वजन में भी ये करीब 2 लाख मैट्रिक टन जितनी भारी है। 4 पैरों वाले इस मॉन्स्टर का पूरा शरीर रेप्टिलियन स्क्यूट से ढकी हुई है और रंग में ये पर्पलिश व्हाइट है। इस मदर टाइटन के स्पाइक्स पूरे शरीर पर उभरे हुए हैं, जिसका आकार गॉडजिला के डोर्सल प्लेट से भी काफी विशाल है। इसके पूंछ के आकार को भी देखा जाए तो शायद ही 4 पैरों वाला कोई ऐसा मॉन्स्टर होगा जिसके इतने लंबे पूंछ निकले हुए हो। और इसकी पूंछ घातक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसके पूंछ के अंत में 4 थेगोमाइजरस लगे हैं, जिस वजह से इसके पूंछ की एक स्ट्राइक लीथल हो सकती है। हालांकि जब GXK की ट्रेलर आई थी तब सभी ऐसा सोच रहे थे कि सीमू नामक कैरेक्टर धरती को फिर से बर्फ में तब्दील करने वाली है, पर मूवी ने सच दिखला दिया। ये बात नहीं है कि सीमू ऐसा नहीं कर सकती थी, बल्कि वास्तविकता तो ये थी कि सीमू ऐसा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब ये स्कार के कंट्रोल में भी थी, तब जब स्कार पहली बार सीमू को कॉन्ग पर हमला करने का इशारा करता है तब सीमू हमला करने से झिझकती है। पर जब स्कार क्रिस्टल से इशारा करता है तब मजबूरन सीमू को हमला करना पड़ता है। पर उस वक्त भी सीमू फुल पोटेंशियल के साथ हमला नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो कॉन्ग हमारे बीच नहीं रहता। सीमू यूं ही मदर ऑफ ऑल टाइटन नहीं कहलाती, बल्कि दूसरे टाइटन को चोट पहुंचाने में इसे बुरा लगता है। इसलिए जब ये स्कार के बंधन से छूटती है तब इसे विनम्र टाइटन तो हम गॉडजिला को भी नहीं कह सकते, क्योंकि अंत में सीमू कॉन्ग को अपनी सवारी करवाती है, वो भी बिना किसी कंट्रोल के। हालांकि इसे धरती पर या इसके टाइटन पर खतरा महसूस होता है, तब इससे ज्यादा खूंखार टाइटन भी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक क्रायोजेनिक टाइटन है जिसके पास पूरे विश्व को समाप्त करने की ताकत है। फिजिकली भी ये इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसके आगे गॉडजिला की भी पावर फीकी पड़ जा रही थी। यहाँ तक कि गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर भी इस पर टूट पड़े थे। पर सीमू गॉडजिला को हवा में ऐसे उछाल फेंकी मानो किंग ऑफ द मॉन्स्टर की कोई रिस्पेक्ट ही न हो, और कॉन्ग तो बीस्ट ग्लोव के साथ भी इससे बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। और याद रहे इस वक्त भी यह नियंत्रण में थी, क्योंकि यदि ये स्वतंत्र होकर लड़े तब गॉडजिला और कॉन्ग क्या किंग गिदोरा भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाए तब भी सीमू से कोई जीत नहीं सकता। बात करें सीमू के इंटेलिजेंस की तो सीमू की विल पावर और बुद्धि लाजवाब की है। इसलिए स्कार के कितना चाहने के बावजूद भी न तो इसने धरती पर हिमयुग की शुरुआत करी और न ही मूवी में इसके हाथों से कोई अच्छा टाइटन का अंत हुआ। हालांकि जब यह नियंत्रण से आजाद होती है तब इसने सबसे बड़े खतरे स्कार का ही अंत किया और कॉन्ग का साथ देकर एक समझदारी भरा फैसला किया, क्योंकि नियंत्रण में रहने के बावजूद भी इसे सच्चाई को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी, जो इसके अच्छे इंटेलिजेंस को दर्शाता है। सीमू के पास बर्फ जमाने की एक अद्भुत शक्ति है जिसे फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ये ब्लास्ट इतना घातक होता है कि परमाणुिक स्तर पर चीजों से लेकर धरती जैसे विशाल ग्रह को भी बर्फ में तब्दील कर सकती है। इसलिए इवॉल्व हो चुका गॉडजिला भी कुछ पल के लिए इसके फ्रॉस्ट बाइट से जम गया था। कॉन्ग का हाथ बुरी तरीके से घायल हो चुका था और सेकेंडों में इसने स्कार को बर्फ का पुतला बना दिया। फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट के अलावा इसकी प्रेजेंस से ही चीजें बर्फ में बदलना शुरू कर देती है। इसलिए जब इसे पहली बार दिखाया जाता है तब लावा ग्राउंड भी बर्फ में बदलना शुरू हो जाती है, यानी ये अटैक से ज्वालामुखी तक को बर्फ में तब्दील कर सकती है। पर क्या सीमू हेल गॉडजिला को भी बर्फ में तब्दील कर पाएगी? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही मॉन्स्टर एक एपेक्स किस्म के टाइटन है जिसके शक्तियों की सीमा को आंका नहीं जा सकता। एक तो पूरी धरती पर मौजूद सभी जीवों का खात्मा कर सकती है, तो दूसरे को मौत पलट कर भी नहीं देखता। इसलिए दोनों को कंपेयर करें तो स्ट्रेंथ के मामले में सीमू ने गॉडजिला को भी हरा दिया था। पर ध्यान रहे सीमू का मुकाबला लिमिटलेस स्ट्रेंथ वाले गॉडजिला से नहीं हुआ है, क्योंकि स्ट्रेंथ के मामले में हेल गॉडजिला को टक्कर दे पाना टाइटनस सीमू के बस का नहीं। बात चाहे ड्यूरेबिलिटी की हो तब भी हेल गॉडजिला जितना ड्यूरेबल टाइटनस सीमू नहीं हो सकती, क्योंकि एक अनंत गहराई में गिरकर हेल तक पहुंचने में भी गॉडजिला को एक खरोच तक नहीं आई। उम्मीद है ऐसी रेसिस्टेंस सीमू कभी नहीं दिखा पाएगी। हेल गॉडजिला सा हीलिंग फैक्टर की तो सीमू कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि गॉडजिला लिटरली अपनी बची हुई हड्डियों से जिंदा हो गया था। भले ही आकार में सीमू इससे ज्यादा हो, इसकी फ्रॉस्ट बाइट एक पल को हेल गॉडजिला को भी बर्फ में जमा दे, लेकिन तब भी हेल गॉडजिला खुद को गर्म करके बर्फ की कैद से आजाद हो जाएगा
और एक बार जहां इसकी स्पाइरल हीट रे टाइटना शीमू को लग जाए तो ये बता पाना मुश्किल है कि शीमू इस अटैक को सरवाइव कर पाएगी या नहीं। इसलिए इस बैटल में बेशक जीत हेल गॉडजिला का होगा। खैर, इस पर आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।